जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आप बिल्कुल ऐसे सोच रहे होंगे कि यार रेगुलर लाइव क्लास होती थी, आज ये क्लास पैरामीटर पर क्यों? ठीक है ना। तो देखो, आज मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने आपको अनाउंसमेंट कर दिया था कि कल मैं एक पार्टी में जाने वाला हूँ। पार्टी तो क्या है कि एक बहुत घनिष्ठ अच्छे दोस्त हैं, उनके पापा का रिटायरमेंट आ रहा है। ठीक है। और जब हम ऐसी इवेंट पर नहीं जाते हैं तो फिर सामने वाला नेगेटिव विचार ले सकता है कि यार देख, ये मेरे पापा के रिटायरमेंट से जेलियस हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा है ये, तो वहाँ पर हमें जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह तक ऐसा लग रहा था कि नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, लेकिन अब थोड़ा सा कन्फर्मेशन होता जा रहा है कि वहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इधर से मैं फोर्स कर रहा हूँ ना जाने पर, वो फोर्स कर रहा है बुलाने पर। तो अब ज़्यादातर चांस है जाने का, तो इसलिए मैं इस क्लास को पैरामीटर पर लगा रहा हूँ। यूरोपीय समुदाय पढ़ेंगे। देखो, कल हम पढ़ रहे थे जो परिवहन भूगोल से संबंधित जो पूरे विश्व के अंदर जो भी संगठन है, उन संगठनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इन संगठनों की जो मेन बातें हैं, इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे। इनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से नहीं जानेंगे, मेन बातें। यह समुदाय 1958 में 6 यूरोपीय सदस्य देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, हॉलैंड और इटली के द्वारा स्थापित किया गया था। जो यूरोपीय समुदाय है जो 1958 में बना था, जिसमें टोटल 6 यूरोपियन कंट्री शामिल थी, जिसमें एक फ्रांस था, दूसरा जर्मनी था, तीसरा लग्जमबर्ग था, चौथा बेल्जियम था, पांचवा हॉलैंड था और छठा इटली था। इस समुदाय का सबसे मेन उद्देश्य था विश्व युद्ध तथा उपनिवेशवाद से क्षतिग्रस्त आर्थिक दशाओं तथा व्यापार में सुधार करना था। जो ये समुदाय था, जो यूरोपीय समुदाय था, इसका सबसे मेन उद्देश्य क्या था? यूरोपीय समुदाय का सबसे मेन उद्देश्य क्या था? विश्व युद्ध तथा उपनिवेशवाद से क्षतिग्रस्त आर्थिक दशाओं तथा व्यापार में सुधार करना इसका सबसे मेन उद्देश्य था। तो आपको पता होना चाहिए यूरोपीय समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1967 में उपनिवेशित शासन से स्वतंत्र 18 देशों ने इस समुदाय की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। तो 1967 में इसमें टोटल 18 देश और शामिल हो गए थे। ठीक है। इसके लिए एक यूरोपीय संसद नामक राष्ट्रोपरि संस्था स्थापित की गई थी। यूरोपीय जो समुदाय है, इसके लिए एक यूरोपीय संसद नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ध्यान रखना। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि जो यूरोपीय संसद नामक जो संस्था है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। और यूरोपीय समुदाय है, उसका जो ऑफिस है वो भी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो यहाँ पर इस संगठन के संबंध में देखो, अब तक दो बातें बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आई। सबसे पहली बात, यूरोपीय संगठन समुदाय कब बना था? 1958 में बना था। स्टार्टिंग में इसमें 6 देश थे, 6 के 6 देशों को आप याद करना। इसका उद्देश्य क्या था, ये इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1967 में इसमें 18 देश शामिल हुए थे, ये इसका तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद यूरोपीय समुदाय में एक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है राष्ट्रोपरि संस्था, एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम है यूरोपीय संसद। ठीक है। तो यूरोपीय संसद नामक एक संस्था बनाई गई थी और उस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है। तो ये एक पांचवा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है, वहाँ पर किसका मुख्यालय है? तो यूरोपीय समुदाय बोल दो, चाहे यूरोपीय संसद नामक संस्था बोल दो, तो यूरोपीय संसद या यूरोपीय समुदाय का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा ये कुछ इसके टारगेट हैं किसके मेरे प्यारे साथियों? जो ये यूरोपीय समुदाय है ना, ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है। अब देखो, आप याद कर सकते हो तो आप याद करना, लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा तो आप इनको मत याद करना। ठीक है ना। आपको मैं स्टार्टिंग में उद्देश्य बता चुका, उसको तो आपको सबको याद करना है। और यदि आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि मैं इसको 100% याद कर लूँगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो मैं कभी गलत नहीं करूँगा, कभी कन्फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि हम आगे और भी ऐसे लक्ष्य वगैरह पढ़ेंगे। तो आप इसको एक बार जरूर याद कर लेना। बाकी इसको मोटे मोटे तौर पर एक बार समझ जरूर लेना। समझना सभी को है। सदस्य देशों की सीमाओं के अंतर्गत श्रम पूंजी तथा सेवाओं का मुक्त प्रवाह, एक सामान्य कृषि नीति का निर्धारण करना, एक सामान्य परिवहन नीति का निर्धारण करना, स्वस्थ औद्योगिक प्रतिस्पर्धा वाले आर्थिक तंत्र का निर्माण करना, भुगतान संतुलन का निर्माण, आंतरिक नीतियों में समन्वय द्वारा परिष्कार करना,
उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रत्येक सदस्य देश में पारित कानूनों में यथोचित संशोधन करना, एक यूरोपीय सामाजिक कोष का निर्माण करना और एक यूरोपीय विनियोग कोष की स्थापना करना। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए जो यूरोपीय समुदाय थे इसके टोटल 8 लक्ष्य हैं। ठीक है ना, इन 8 के 8 लक्ष्यों को आप चाहो तो याद कर सकते हो और चाहो तो स्किप कर सकते हो। ध्यान रखना वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना। ठीक है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के कम चांस होते हैं। अब यहां हम बात करते हैं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बारे में। तो देखो प्यारे साथियों, जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है ये अस्तित्व में कब आया था? 1960 में ये अस्तित्व में आया था। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ब्रिटेन, आयरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, ये जो देश थे इसके सदस्य देश थे। ठीक है, तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ 1960 में अस्तित्व में आया था। ब्रिटेन, आयरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड, ये वो देश थे जो इसके सदस्य थे। बाद में ब्रिटेन और आयरलैंड ने इसकी सदस्यता को छोड़ दिया था और फिनलैंड ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप चाहो तो याद कर लेना, बाकी आप इनको तो याद करना ही है एक बार। ठीक है ना, ये इसके स्टार्टिंग के सदस्य देश थे। आप बाद में ऐसा भी सोच सकते हो जैसे ब्रिटेन, आयरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड इसके सदस्य देश थे। बाद में ब्रिटेन, आयरलैंड ने छोड़ दिया और फिनलैंड ने इसकी सदस्य ग्रहण कर ली। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन बन जाएगा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का कौन सा सदस्य देश है। यूरोपीय देशों की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय मिलती है यहाँ पर। ये वो कंट्री है, ये वो देश है जहाँ पर यूरोपीय देशों की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर मिलती है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों का प्रमुख उद्देश्य अपने निर्यात तथा आयात के लिए आपस में मुक्त व्यापार करना था। ठीक है ना, अब ये जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है इसका सबसे मेन उद्देश्य था कि निर्यात और आयात जो व्यापार हो रहा है ना ये बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ठीक है, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, व्यापार है जो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। वे सदस्य देशों से आयात पर कोई तटकर नहीं लगाते, किंतु खाद्य वस्तु इस सूची में सम्मिलित नहीं होंगी। ठीक है ना, ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, इस लाइन को मैं यहीं पर समझा देता हूं। देखो आयोग का नाम क्या था? यूरोपीय मुक्त व्यापार था। ठीक है, तो अब यूरोपीय मुक्त व्यापार यूरोपियन कंट्रीज से संबंधित था। तो अब मैं देखो याद करने का तरीका बताता चल रहा हूं आपको। यूरोपीय मुक्त व्यापार, यूरोपीय मुक्त व्यापार, तो ये कौन से देशों से संबंधित हो सकता है? यूरोपियन कंट्री से संबंधित हो सकता है। तो ध्यान रखना पहली बात तो मोटे मोटे तौर पर कि जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है ना इसके सारे सदस्य देश कौन से होंगे? यूरोपियन कंट्री होंगे। जैसे अभी मैंने यूरोपीय समुदाय पढ़ाया था तो उसके भी सदस्य देश सारे कौन थे? यूरोपीय देश ही थे। ऐसे ही यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के जितने भी सदस्य देश हैं सारे कौन से हैं? यूरोपियन कंट्री हैं। ठीक है, तो बाई चांस पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान यूरोप का नहीं है, तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है। तो बाकी यदि यूरोप से 4 बना के लेता है तो वो बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बनेगा। बाकी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनेगा। तो जो चौथा कंट्री जो अलग रखेगा ना वो यूरोप के अलावा अन्य किसी कॉन्टिनेंट का रखेगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में सारे यूरोपियन कंट्री शामिल हैं। अब मुक्त व्यापार की बात की जा रही है यहाँ पर। मुक्त व्यापार का मतलब है कि ये जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है ना इसका कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य है, कहीं ना कहीं इसका ये उद्देश्य है कि जो व्यापार है वो बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल फ्री व्यापार होना चाहिए। अब फ्री व्यापार होने का मतलब क्या है कि व्यापार के ऊपर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। जैसे आप किसी अन्य कंट्री को सामान भेज रहे हो तो उसके ऊपर किसी तरीके का कोई तटकर नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन उसकी एक लिस्ट बना ली इन्होंने कि भाई आप यदि इन वस्तुओं का व्यापार करोगे ना उन्हीं के ऊपर आपको किसी तरीके का तटकर नहीं देना होगा। यदि आप खाद्य वस्तुओं का व्यापार करते हैं तो फिर आपको तटकर देना होगा। ठीक है ना, तो ये जो सदस्य देश थे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के जो सदस्य देश थे इन्होंने डिसाइड किया कि हम आपस में किसी भी वस्तु का यदि आयात निर्यात करते हैं, ध्यान रखना इसमें केवल वही कंट्री शामिल है जो इसके सदस्य हैं।
तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के जो सदस्य देश थे उन्होंने डिसाइड किया कि यदि हम अपने बीच में किसी तरीके का कोई व्यापार करते हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हम फ्री रखेंगे। उसकी हम एक लिस्ट तैयार करेंगे और खाद्य वस्तुओं को हम इस लिस्ट से बाहर रखेंगे। मतलब यदि हम आपस में खाद्य वस्तुओं का व्यापार करते हैं तो फिर हमें टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं पारस्परिक आर्थिक सहयोग परिषद। पारस्परिक आर्थिक सहयोग परिषद के बारे में बात करते हैं। साम्यवादी देशों का संगठन 1948 में पश्चिमी यूरोप के संगठनों के समानांतर बनाया गया। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि साम्यवादी देशों का यह जो संगठन है, पारस्परिक आर्थिक सहयोग परिषद, साम्यवादी देशों का ये संगठन था जो 1948 में पश्चिमी यूरोप के संगठनों के समानांतर बनाया गया। जो पश्चिमी यूरोप के जो संगठन थे बिल्कुल उन्हीं की तरफ, उन्हीं के समानांतर बनाया गया। इसमें सोवियत संघ, बुल्गारिया, हंगरी, जर्मनी, मंगोलिया, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और अल्बानिया ये सदस्य देश इसके अंदर शामिल थे। तो अब ये आप जितने भी सदस्य देश पढ़े हो आपको पता चल गया होगा कि ये सारे सदस्य देश कौन से यूरोपियन कंट्री से संबंध रखते हैं। तो ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी यहाँ पर देखो, या पारस्परिक जो आर्थिक सहयोग परिषद है ये यूरोप के संगठनों के बिल्कुल समानांतर है। पश्चिमी यूरोप के संगठनों के समानांतर का मतलब है कि जो पश्चिमी यूरोप के जो संगठन है बिल्कुल वैसा ही है। तो पारस्परिक आर्थिक सहयोग परिषद पश्चिमी यूरोप के जितने भी संगठन हैं बिल्कुल उनसे मिलता जुलता है, बिल्कुल उनसे समानता रखता है। इसमें सोवियत संघ, बुल्गारिया, हंगरी, जर्मनी, मंगोलिया, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया सारे यूरोपियन कंट्री इसके अंदर शामिल हैं। अब बात आती है क्यूबा तथा यूगोस्लाविया, इसके सह सदस्य देश हैं। तो आप ये भी ध्यान रख लेना कि क्यूबा और यूगोस्लाविया क्या है, इसके सह सदस्य देश है। मतलब सह सदस्य का मतलब है कि ये इसके कंप्लीटली सदस्य नहीं है लेकिन ये इसके सदस्य हैं। मतलब कुछ कुछ बातों को मानते हैं ये, कुछ कुछ बातों को नहीं मानते। सोवियत संघ इस संगठन का सबसे शक्तिशाली देश है। ठीक है, जो सोवियत संघ है इस संगठन का सबसे शक्तिशाली सदस्य रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका स्वतंत्र व्यापार संघ के बारे में। ठीक है ना, तो लैटिन अमेरिका स्वतंत्र व्यापार संघ यह संगठन 1960 में लैटिन अमेरिकी देशों के द्वारा बनाया गया था। तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि जो लैटिन अमेरिका स्वतंत्र व्यापार संघ था ये 1960 में बनाया गया था और वो भी अमेरिकन कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया था। जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा बनाया गया था। पेरू, पराग्वे, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राज़ील और चिली ये इसके सदस्य देश थे। अब यहाँ पर इसके सदस्य देशों को याद करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ। देखो, संगठन का नाम है लैटिन अमेरिका स्वतंत्र व्यापार संघ। तो यहाँ पर हमें एक शब्द देखने को मिल रहा है लैटिन अमेरिका। तो इसके अंदर केवल लैटिन अमेरिका के कंट्री शामिल होंगे। ठीक है ना, इस व्यापार संघ का जो सदस्य देश हैं उसमें केवल लैटिन अमेरिका के कंट्री शामिल होंगे। जैसे पेरू होगा, पराग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, मैक्सिको हो गया, ब्राज़ील हो गया और चिली हो गया। ये देश विकासशील देशों को कच्चा माल और बाजार प्रदान करते हैं। ये जो देश है ना, जो विकासशील कंट्री हैं उनको क्या करते हैं, कच्चा माल और बाजार प्रदान करते हैं। कच्चा माल का मतलब है विकासशील देशों को ये कच्चा माल भी देते हैं और बाजार देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बाजार कैसे देते होंगे। बाजार देने का मतलब है प्यारे साथियों कि ये विकासशील देशों को कच्चा माल दे देते हैं और फिर वहाँ से तैयार माल खरीदते हैं और फिर इनको ये अपनी कंट्रियों के बीच में क्या करते हैं, बेचते हैं ये। तो सपोज दैट आपकी कोई फैक्ट्री है, आपसे मैं डील करूँ कि आपका सामान मैं बेच दूंगा, तो मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, बाजार प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं आपको मार्केट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इनका आर्थिक विकास अनेक कारकों से सीमित होता है। इन देशों के निवासियों का सामान्य जीवन स्तर निम्न है। ये विकासशील देश कहे जा सकते हैं। इन्होंने अपने आर्थिक तथा वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए व्यापारिक गुट बनाया है। ठीक है ना, पहली बात, ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं सारे डेवलपिंग कंट्री हैं, सारे विकासशील देश हैं। इनका जो जीवन स्तर है वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है,
बहुत ज़्यादा मीडियम भी नहीं है, बल्कि लो लेवल का इनका जीवन स्तर होता है। ये सारे के सारे विकासशील देश होते हैं। इन्होंने अपने आर्थिक और वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए व्यापारिक गुट बनाए थे। उसके बाद में हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। देखो, देशों को याद करने का तो मैं मोटा मोटा तरीका बता दूंगा, लेकिन सन आपको खुद को याद करनी है। इसकी मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, आप बार बार रिपीट करोगे ना, 100% सन याद हो जाएंगे। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, ठीक है ना। अब देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर स्वतंत्र व्यापार की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, ये जो संगठन है ना, ये व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। इस संगठन का निर्माण 1977 में मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर के द्वारा किया गया था। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए प्यारे लाडलो कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संघ है कब बना था? 1977 में बना था। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, इस शब्द से आपको पता चल रहा होगा, दक्षिणी पूर्वी एशियाई। तो इसमें दक्षिणी पूर्वी एशियाई कंट्रीज को शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई कंट्री हैं उसी को हम इसमें शामिल करेंगे। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन सी आती हैं? देखो, आपने कुछ इस तरीके से वर्ल्ड का मानचित्र देखा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से वर्ल्ड का मानचित्र होता है। यहाँ पर चाइना है, ये चाइना है, ये भारत है, ठीक है। यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर इंडोनेशिया है, ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पर ये जो देश हैं ये कौन से हैं? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, जिसमें मलेशिया आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें दक्षिणी पूर्वी एशियाई कंट्री शामिल होंगे। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो कंट्रियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब उनमें मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया और सिंगापुर, यही इसमें शामिल थी। इसके अलावा बाद में इसमें ब्रूनी, वेस्ट ईरान, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार भी इसके सदस्य बन गए थे। तो ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन है, उसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, वियतनाम है, वेस्ट ईरान है, ब्रूनी है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है और फिलीपींस है। ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो ज़्यादातर, सामान्यतः ज़्यादातर दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश इसके सदस्य थे, ठीक है। तो ज़्यादातर दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश थे जो क्या थे? इसके सदस्य थे। औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शक्तियाँ इनकी बागानी फसलों, खनिजों, बाजारों के शोषण में सक्रिय रही, जिनके अवांछनीय परिणाम आज भी अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो ये बात आपको याद नहीं करनी, याद करने वाली नहीं है ये लाइन। अपेक का फुल फॉर्म याद कर लो, एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब यहां हम बात करते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मतलब क्या है? इसमें वो कंट्री शामिल हैं जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोल को निर्यात करते हैं जो देश। तो पेट्रोल को निर्यात कौन कौन से देश करते हैं? जैसे सऊदी अरब करता है, कुवैत करता है, ईरान करता है, इराक करता है, बहरीन करता है, अल्जीरिया करता है, इंडोनेशिया करता है। ये कुछ ऐसे देश हैं जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं। तो जब मैं आपको बोला कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, तो आपके दिमाग में एक डायग्राम बन जाना चाहिए कि पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन, मतलब यहाँ पर बात की जा रही है उन कंट्रियों के बारे में जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं। अब पेट्रोल का निर्यात कौन कौन सी कंट्री करती हैं, वो सारी की सारी कंट्री इसमें इंक्लूड होंगी। 1973 में विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों के द्वारा यह संगठन बनाया गया था, ठीक है। 1960 में के बाद पेट्रोलियम की बढ़ती हुई मांग के कारण पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। ध्यान रखना, जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन था, इसको बनाने का सबसे मेन उद्देश्य यही था कि भाई जो पेट्रोल उत्पादक कंट्री थी, जो पेट्रोल का उत्पादन करती थी, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पेट्रोल की कीमतों में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया। कॉम्पिटिशन हो गया रेट बढ़ाने का,
ठीक है ना। रेट बढ़ाने का कंपटीशन हो गया है क्योंकि धीरे धीरे पेट्रोल की डिमांड बढ़ने लग गई। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है, ये पेट्रोलियम निर्यातक कंट्री से रिलेटेड है और इसका उद्देश्य क्या था मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें कि इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। अब देखो, पेट्रोल निर्यात करने वाले देश कौन कौन से हैं? ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, वेनेजुएला है, इंडोनेशिया है। ये सारे के सारे वो कंट्री हैं जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोल का निर्यात करते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक डायग्राम बन जाना चाहिए कि पेट्रोल का निर्यात करने वाले देश कौन कौन से हैं। ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र, वेनेजुएला और इंडोनेशिया। ये सारे के सारे वो कंट्री हैं जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं। अब इसका निर्माण क्यों किया गया? तेल के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, 1973 में ये संगठन बना था, लगभग बात है 1960 की। 1960 में क्या हुआ, जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही थी 1960 के बाद में। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज गति से बढ़ना शुरू कर दिया। तो जब टेक्नोलॉजी भी तेज गति से बढ़ने लग गई, जनसंख्या भी तेज गति से बढ़ने लग गई, तो साधन मार्केट में आना शुरू हो गए। जैसे जैसे साधन मार्केट में बढ़ने लग गए तो तेल की डिमांड बढ़ने लग गई, और जब तेल की डिमांड बढ़ने लग गई तो तेल का आयात करना बढ़ने लग गया। अब जब तेल का आयात बढ़ा तो जो तेल के निर्यात करने वाले कंट्री थे, जहां पर तेल का बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादन होता था, उन्होंने सोचा कि भाई तेल तेज गति से बिकना शुरू हो गया, अब हमें इसकी रेट बढ़ा देनी चाहिए। सीन ये हुआ कि जितने भी तेल निर्यात करने वाले कंट्री थे उनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया रेट बढ़ाने का। हर कोई रेट बढ़ाने लग गया। जैसे ऑलवेज होता क्या है कि जब मार्केट बनता है ना, तो रेटें कम होती जाती हैं, हर कोई सस्ती रेट में सामान प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, इन देशों को लगने लग गया कि भाई हमारे अलावा कोई देश तेल निर्यात कर नहीं सकता, इसलिए हम रेट को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे। तो सारे के सारे देशों ने मिलकर पेट्रोल की रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पेट्रोल की रेट बढ़ने लग गई तो पूरी दुनिया चिंता में आ गई कि यदि इस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो एक दिन बहुत बुरा हाल हो जाएगा और हम पेट्रोल खरीदने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए पूरे विश्व ने डिसीजन लिया, पूरे जो पेट्रोल निर्यात करने वाले कंट्री थे इनको इकट्ठा किया पूरे विश्व में मिलकर, और इनको इकट्ठा करके और इनसे बातचीत की गई, इनसे डील बनाई गई कि आप अपना एक संगठन बनाओ, ठीक है, और उस संगठन के अकॉर्डिंग आप अपनी, वो जो संगठन आपको जो डिसीजन देगा ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी करो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, जो पेट्रोलियम निर्यात देशों का जो संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के ऊपर नियंत्रण करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अफ्रीकी गुट के बारे में। देखो, अफ्रीकी गुट पहला दिमाग में आ जाना चाहिए, अफ्रीकी गुट है मतलब अफ्रीकन कंट्रीज का एक गुट है ये। तो यहाँ पर जो भी सदस्य देश हैं सारे सारी कौन से हैं? अफ्रीकन कंट्री हैं, अफ्रीकी देश हैं। अफ्रीकी देशों के स्वतंत्र होने पर 1967 में 18 अफ्रीकी देश माली, चाड, मोरिटेनिया, सेनेगल, आइवरी कोस्टो, दहोमी, टोगा, नाइजर, गैबन, अपर वोल्टा, कैमरून, कांगो, जायरे, केंद्रीय अफ्रीकी गणतंत्र, सोमालिया, रुवांडा, बरूंडी, मालागासी। तो अफ्रीकी गुट में ध्यान रखना सारे सारे अफ्रीकी कंट्री शामिल हैं। ठीक है, और ये जो अफ्रीकी संगठन है ये 1967 में बना था। तो आप ज़्यादा मत याद करो, यहाँ पर केवल ये याद करो कि 1967 में बना था, और इसमें मोस्टली ज़्यादातर क्या है, अफ्रीकन 18 कंट्री शामिल है इसमें। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं साफ्टा के बारे में। साफ्टा क्या है? साफ्टा, अब ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, ये साफ्टा है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से याद करना है, एक एक चीज़ याद करनी है इसकी। 1993 के ढाका शिखर सम्मेलन में सार्क देशों के द्वारा, सार्क देश, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। तो सार्क में 7 देश आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं। और ये 7 कौन से होते हैं? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ये है सार्क का फुल फॉर्म, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। मतलब सार्क में, सार्क की फुल फॉर्म ये है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। तो सार्क में दक्षिणी एशिया के देश शामिल होते हैं, हमें पता चल रहा है, देखो सार्क, सार्क, ठीक है, साउथ एशियन, तो इसमें कौन से देश शामिल हैं? साउथ एशिया के देश हैं, मतलब दक्षिणी एशिया के कंट्री शामिल हैं। अब दक्षिणी एशिया में कौन कौन आता है? भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है और मालदीव आता है। ध्यान रखना, चाइना साउथ एशिया में शामिल नहीं होता, ठीक है। तो साफ्टा का निर्माण कब हुआ था? 1993 में ढाका शिखर सम्मेलन के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था और इसमें सार्क के 7 सदस्य देश शामिल थे। इसके गठन के पश्चात इस व्यापारिक प्रखंड में कुछ सक्रियता बढ़ती गई। भारत ने 226 वस्तुओं पर से सदस्य देशों से आयात पर तटकर समाप्त कर दिया था, ठीक है। अब देखो प्यारे साथियों, भारत इसका सदस्य देश था, साप्टा का सदस्य देश था भारत। तो भारत जैसे ही साप्टा के अंदर शामिल हुआ तो इसने क्या किया कि भाई 226 देशों के 226 वस्तुओं के ऊपर यदि भारत ने डिसीजन लिया कि 226 वस्तुएं यदि वो मेरी कंट्री में आती हैं या फिर मैं अपनी कंट्री से इन सार्क देशों के अंदर इनको भेजता हूं तो मैं किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लूंगा, ठीक है। भारत ने क्या डिसीजन लिया? भारत ने डिसीजन लिया कि सार्क के जो 7 सदस्य देश हैं इनके अंदर यदि मैं टोटल 226 वस्तुएं जिनकी लिस्ट तैयार की गई, यदि मैं इन टोटल 226 वस्तुओं का व्यापार करता हूं, इनका मैं आयात करता हूं, तो मैं किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं दूंगा, ठीक है। तथापि जनवरी 1996 से क्रियान्वित होने वाली यह व्यवस्था अत्यंत शिथिल है, ठीक है। साप्टा का मंतव्य क्या है? साप्टा का मंतव्य साप्टा में परिवर्तित होने का है, जो सार्क देशों में आर्थिक समन्वय की दिशा में आशाजनक कदम है, ठीक है। इससे जो साप्टा था ना, साप्टा से क्या हुआ था प्यारे साथियों? साप्टा का फुल फॉर्म याद कर लो, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ठीक है। ये साप्टा का फुल फॉर्म है और साप्टा की वजह से क्या हुआ था? इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत ही अच्छी सुधार हुई थी, ठीक है। साप्टा की वजह से इनके जो 7 सदस्य देश थे, इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसमें सुधार होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। उसके बाद में हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। यह संधि 1992 में हुई थी, ठीक है। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको इसके सदस्य देश थे। बात उत्तरी अमेरिका की हो रही है तो इसलिए इसमें उत्तरी अमेरिका के कंट्री ही शामिल होंगे। जब बात उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है, समझौते या संगठन का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। तो इसके अंदर उत्तरी अमेरिका के कंट्रियों की बात होगी जिसमें कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको है। ये संगठन 1992 में बना था, ठीक है। और ये किससे संबंधित था? इन देशों के बीच में व्यापार से संबंधित था, ठीक है। इन देशों के बीच व्यापार से संबंधित था। अनेक लैटिन अमेरिकी देश भी नाफ्टा से जुड़ने को उत्सुक तथा प्रयत्नशील थे। भविष्य में नाफ्टा का विस्तार संपूर्ण मध्य अमेरिका, कैरिबियन तथा दक्षिणी अमेरिका तक हो सकता है। नाफ्टा में सम्मिलित होने के बाद मैक्सिको का विश्व व्यापार में योगदान 2 गुना हो गया था। ध्यान रखना, ये नाफ्टा है, ठीक है, इसको नाफ्टा भी कहते हैं, लिख लेना, इसको नाफ्टा भी कहते हैं, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता है, इसको नाफ्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाफ्टा भी कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं
अंक डॉट के बारे में। ठीक है, अंक डॉट क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो 1964 में राष्ट्र संघ के तत्वावधान में द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित राष्ट्रों को सहारा देकर आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अंक डाट क्या है? अंक डाट प्यारे साथियों एक इंटरनेशनल एजेंसी है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो 1964 में बनी थी, राष्ट्र के तत्वावधान में द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित राष्ट्रों को सहायता देने के लिए बनी थी। ठीक है, तो अंक डाट एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो 1964 में बनी थी और इस अंक डाट अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो पीड़ित देश थे, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाले देश जो बहुत ही गरीब कंडीशन से गुजर रहे थे या द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाले देश, उनको सहारा देकर आगे बढ़ाने के लिए अंक डाट का निर्माण किया गया था। तो अंक डाट एक संस्था थी जिसका गठन क्यों किया गया था? कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो पीड़ित देश हैं उनको सहारा देने के लिए। इसका मूल उद्देश्य है विकसित अविकसित देशों के मध्य होने वाले व्यापार को व्यवस्थित करना, इनके बीच की दूरी को कम करना, सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं एकता को बढ़ावा देना था। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अंक डाट का मुख्य उद्देश्य क्या था कि विकसित अविकसित देशों के मध्य होने वाले व्यापार को व्यवस्थित करना, इनके बीच की दूरी को कम करना, सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं एकता को बढ़ावा देना था। इस संस्था को भुगतान संतुलन को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मिलती है। अंक डाट को कहाँ से सहायता मिलती है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इसको सहायता मिलती है। इसकी 6 प्रमुख समितियां क्रमशः कच्ची सामग्रियां हैं, औद्योगिक सामान है, वित्तीय उद्देश्य व्यापार है, सामुद्रिक परिवहन है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विकासशील देशों से सहयोग की देखरेख करती है। ठीक है, तो इसकी 6 प्रमुख समितियां हैं जो क्रमशः कच्ची सामग्री, औद्योगिक सामान, वित्त उद्देश्य व्यापार, सामुद्रिक परिवहन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विकासशील देशों से सहयोग की देखरेख करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना अंक डाट की टोटल क्या है? 6 समितियां हैं। अंक डाट की टोटल 6 समितियां हैं जो कुछ इस तरीके का सामान काम करती हैं, इनकी देखरेख करती हैं। कच्ची सामग्री की देखरेख करती हैं, औद्योगिक सामान की देखरेख करती हैं, वित्तीय उद्देश्य व्यापार की देखरेख करती है, सामुद्रिक परिवहन की देखरेख करते हैं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की देखरेख करते हैं। ठीक है, और विकासशील देशों का सहयोग करते हैं। अंक डाट के ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे, ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अभिवृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारभूत सिद्धांतों एवं नीतियों का प्रणयन तथा आर्थिक विकास की समस्याओं का निराकरण करना, व्यापार एवं विकास में संरचनात्मक परिवर्तन संबंधित प्रस्तावों की जांच परख करना, राष्ट्र संघ के ऐसे संगठनों की जांच एवं उनमें समन्वय की स्थापना जो इसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं, व्यापार एवं विकास नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना, अन्य राष्ट्रीय संघ संस्थाओं से सहयोग स्थापित करते हुए व्यापार के क्षेत्र में समुचित कदम उठाने में पहल करना, ये अंक डाट के मुख्य दायित्व थे जो आपको अच्छे से याद रखना है। अंक डाट ये इसकी फुल फॉर्म है अंक डाट। ठीक है, अंक डाट सम्मेलन प्रत्येक 3-4 वर्ष में होता है। ठीक है, ध्यान रखना अब तक टोटल अंक डाट के 7 सम्मेलन हो चुके हैं। अंक डाट के सम्मेलन 3 से 4 साल के बाद में होते हैं, 3-4 साल के अंतराल पर अंक डाट के सम्मेलन होते हैं। फिलहाल में अंक डाट का 7वां सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल में अंक डाट का कौन सा सम्मेलन था प्यारे साथियों? अंक डाट का फिलहाल में 7वां सम्मेलन हुआ था। तो इस तरीके से ये था। कल हमारी क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी कल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कल का और बचा हुआ है ये क्या हमारा ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, कल ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद बताओ हमें कौन सी यूनिट शुरू करनी चाहिए, कौन सी यूनिट शुरू करनी चाहिए, प्लीज़ आप एक बार मेरे को बताना। ठीक है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय प्यारे साथियों।